ओशो एक ऐसा नाम जिससे कुछ लोग नफरत करता है और कुछ लोग उन्हें अपना गुरु या भगवान मानते हैं। आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, या तो आप पक्ष में हो जाओ या विपक्ष में हो जाओ, या तो उनके दोस्त बनो या दुश्मन बनो, आप चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर। One of the most controversial man of this century. There was a lot of talk as folks here in Antelope watched their new neighbors arrive. Then curiosity turned to concern when an ad appeared in a national magazine. Search the nooks and corners of your sexuality, a suggestion that makes townspeople nervous. This is the downfall of our civilization, the free love and this sort of thing that ओशो, जिन्होंने बिना किसी हथियार के अमेरिकन गवर्नमेंट और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। And if the police is not going to take the action, then my people will take the action. ओशो का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उनको 21 से भी ज़्यादा देशों में बैन कर दिया गया। 21 देशों में इनको बैन कर दिया गया, भैया इधर आ नहीं सकते। उनके आश्रम में ओपन सेक्स थेरेपीज परफॉर्म की जाती थी। आखिर कौन है ओशो? एक सेक्स गुरु, कल्ट लीडर या फिर कुछ और ही? दिस इज द क्रेजी लाइफ स्टोरी ऑफ ओशो, द मैन हु क्वेश्चन एवरीथिंग। ओशो की लाइफ स्टोरी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। उनके बचपन की स्टोरी से हम जब आगे जाएंगे तो ये किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। तो वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक ज़रूर देखना। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में ओशो का जन्म होता है। ओशो के फादर एक क्लॉथ मर्चेंट थे और ये उनकी पहली संतान थी और इस बच्चे का वो नाम रखते हैं रजनीश, जो कि आगे चलकर ओशो बनते हैं। रजनीश 7 साल की उम्र तक अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के पास रहते हैं। वो बचपन से रेबेलियस एटीट्यूड यानी कि विद्रोही स्वभाव के थे। उनके बचपन का एक किस्सा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव में एक नदी के ऊपर पुल था जिसके ऊपर से सब लोग नीचे देखने में भी डरते थे, लेकिन एक दिन रजनीश उस पुल के ऊपर से नदी में कूद जाता है। जब कुछ टाइम तक वो बाहर नहीं आता है तो सभी को लग रहा था कि रजनीश पानी में डूब गए हैं, लेकिन फिर वो तैर कर नदी के किनारे आते हैं और कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो रजनीश कहते हैं कि मैं यही जानना चाहता था कि डर क्या होता है। जब तक मैं मौत का सामना नहीं करता तब तक मैं जीवन को कैसे समझ सकता हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी इतनी ज़्यादा डीप थिंकिंग थी। रजनीश जब 7 साल के थे तो उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाते हैं। रजनीश 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जाता है क्योंकि उनके फादर का ये मानना था कि 10 साल की उम्र तक बच्चों पर कोई भी दबाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये उम्र उनके खेलने कूदने की है। साल 1951 रजनीश अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए वो जबलपुर के हितकर्णी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ही महीनों में उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है क्योंकि लेक्चर के दौरान वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते थे और उनके सवालों के जवाब देते देते पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता था और सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इसलिए प्रोफेसर प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं कि ये लड़का बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है और फिर उन्हें उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और पिछले 15 दिनों से आपने हमारे सारे प्रोफेसर्स की भी नींद हराम कर रखी है। हमें माफ़ कीजिए, अब आपको इस कॉलेज में और रहने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसे तैसे उनका एडमिशन DN जैन कॉलेज में होता है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कॉलेज में आने से मना कर दिया जाता है और सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही बुलाया जाता है। और यहीं से उनकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो कई सारे प्रोग्राम्स और डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते थे और हर जगह से मेडल जीत कर ही आते थे और उनके इसी टाइम पर कई सारे फॉलोअर्स भी बनना शुरू हो गए थे। साल 1957 में रजनीश रायपुर के संस्कृत यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाता है, लेकिन 2 साल बाद वो ये नौकरी छोड़ देता है और जबलपुर यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर बन जाता है। लेकिन कुछ ही सालों में वो ये भी नौकरी छोड़ देता है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। रजनीश अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और भारत में घूम घूम कर प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। उनके प्रवचन किसी धार्मिक गुरु की तरह नहीं थे, बल्कि वो रिलीजन, लव, सेक्स, फैमिली, पॉलिटिक्स ऐसे टॉपिक्स पर प्रवचन देते थे और उनके लेक्चर्स कई बार इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते थे कि कई लोग उनसे नफरत करने लग जाते थे। बट गेस व्हाट, ज़्यादातर लोगों को उनकी बातें सही लगती थी और वो उन्हें फॉलो करते थे। रजनीश के फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं और वो यहाँ से रजनीश से आचार्य रजनीश बन जाता है।
आचार्य रजनीश कहते हैं कि किसी पर विश्वास मत करो, खुद पर भी नहीं। जब तक तुम ट्रुथ यानी कि सत्य को खुद अनुभव नहीं कर लेते तब तक सब कुछ झूठ है, यही मानकर चलो। यह है लक्ष्मी थाराकसी कुरुवा, जो कि आचार्य रजनीश की पहली पर्सनल सेक्रेटरी बनती है। आचार्य रजनीश ने उन्हें नाम दिया माँ योगी लक्ष्मी। माँ योगी लक्ष्मी एक वेल्दी जैन फैमिली से थी। आचार्य रजनीश पूरे भारत में जगह जगह पर जाके प्रवचन देते थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। इसलिए माँ योगी लक्ष्मी मुंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में एक जगह सेटअप करती है जहाँ पर आचार्य रजनीश अपने फॉलोअर्स को प्रवचन दे सके। दिसंबर 1970 में आचार्य रजनीश भारत में घूमना बंद कर देते हैं और मुंबई में रहकर अपने फॉलोअर्स को प्रवचन देते हैं। लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आते थे उनके प्रवचन सुनने के लिए, बट मुंबई में रहने की वजह से आचार्य रजनीश को कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। उन्हें अस्थमा, डायबिटीज़ और कई सारी एलर्जीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अब वो ज़्यादा दिन तक मुंबई में नहीं रह सकते थे। और इस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो अपना पहला आश्रम बनाता है पुणे के कोरेगांव पार्क में। साल 1974 में आचार्य रजनीश माँ योगी मुक्ता के साथ मिलकर पुणे के कोरेगांव पार्क में 6 एकड़ की लैंड खरीदते हैं, जहाँ पर वो पुणे आश्रम की स्थापना करते हैं। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई एक्टर, कोई साइंटिस्ट, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग पुणे के आश्रम में आए। पुणे का आश्रम कोई धार्मिक आश्रम की तरह नहीं था। यहाँ पर हर चीज़ का फ्रीडम था और जैसे लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे ये सन्यासी भी अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। दिन की शुरुआत होती थी सुबह के 6 बजे डायनामिक मेडिटेशन के साथ। ओशो का मानना था कि आज के ह्यूमंस डायरेक्टली नॉर्मल मेडिटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आज के लोगों में डिप्रेशन, सैडनेस, एंगर और एंजाइटी जैसे इमोशंस बहुत ज़्यादा है और आज के वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन भी और एक्सप्लोडेड है। और इसलिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन की विधि बनाई। डायनामिक मेडिटेशन में टोटल 4 फेसेस होते हैं। पहले फेस में हमें डीप क्योटिक ब्रीदिंग करनी है और इसका कोई रूल नहीं है, आपको बस डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग करनी है जितनी आप कर सकते हो। Rigorous breathing and hyperventilation is designed to arouse the serpent force called Kundalini. दूसरे फेस में आपको अपनी बॉडी की सारी एनर्जी बाहर निकालनी है। सबसे पहले आपको अपने आंखों पर पट्टी बांधनी है और आपके माइंड में उस टाइम पर जो भी चल रहा हो वो सब कुछ आपको बाहर निकालना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको चिल्लाना है, अगर आपको हंसी आ रही है तो आपको ज़ोर ज़ोर से हंसना है और ऐसा करते रहना है। लगभग 10 मिनट बाद आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगे और आपका माइंड शांत हो जाएगा। थर्ड फेज में हमें हाथ ऊपर करके जंप करते हुए हु इस शब्द को बोलना है। फोर्थ फेज में ओशो स्टॉप बोलते थे और हम जिस पोस्चर में खड़े हैं उसमें हमको पॉज हो जाना है और जैसे नॉर्मल मेडिटेशन करते हैं वैसे मेडिटेशन करना है। पुणे आश्रम में डायनामिक मेडिटेशन करने के बाद सब लोग कुछ ना कुछ काम करते थे। कोई साफ़ सफाई करता था, कोई रसोई बनाता था, कोई पेड़ पौधों का ध्यान रखता था। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई काम ज़रूर करता था। ओशो का मानना था कि काम करने से अहंकार समाप्त हो जाता है। यहाँ ना कोई ऊंचा है ना ही नीचा, ना ही कोई अमीर है ना ही गरीब, सब लोग समान हैं। दिन भर काम करने के बाद शाम को सब लोग बुद्ध हॉल में इकट्ठा होते थे ओशो का प्रवचन सुनने के लिए। करीब 5000 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध हॉल में ओशो का प्रवचन सुनने आते थे। बट पुणे आश्रम कुछ ही सालों में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ओशो की बातें तो कंट्रोवर्शियल थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ पुणे आश्रम में ओपन सेक्स थेरेपीज़ परफॉर्म की जाती थी। यहाँ पर सब लोगों को अलाउड था कि वो ओपन सेक्स कर सकते हैं और इसी की वजह से इंडिया के बहुत सारे धार्मिक गुरु इसके खिलाफ हो जाता है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी ओशो के संबंध खराब हो जाता है और इसलिए गवर्नमेंट पुणे आश्रम में चल रही सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना शुरू कर देती है। ओपन सेक्स अलाउड होने की वजह से पुणे आश्रम में एक टाइम पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे एंड रिपोर्टेडली एक महीना ऐसा भी था जहाँ पर 90 सेक्सुअल इनकाउंटर्स हो चुके थे। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से ओशो को सेक्स गुरु भी कहा जाता है। बट क्या वो एक्चुअली में सेक्स गुरु थे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्टोरी ख़त्म होने के बाद वीडियो के एंड में ज़रूर दूंगा, तो बस पेशेंस के साथ वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। साल 1980 आते आते ओशो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुणे आश्रम में जगह कम पड़ रही थी। देश विदेश से इतने सारे लोग पुणे के आश्रम में आए कि उनको रहने के लिए जगह ही नहीं थी और इसलिए साल 1981 में माँ आनंदशीला, जो कि अब ओशो की नई पर्सनल सेक्रेटरी थी, माँ आनंद शीला is the murderer. वो एक अनाउंसमेंट करती है कि अब हम इंडिया को छोड़कर अमेरिका जाएंगे। आनंदशीला और उनके हस्बैंड जॉन सेल्फलर एक ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है $5.75 मिलियन में, जिस लैंड की साइज़ थी 64,000 एकड़, जो कि पुणे आश्रम से लगभग 10,000 गुना ज़्यादा बड़ी थी और ये एक रेगिस्तानी बंजर ज़मीन थी अमेरिका के ओरेगन में।
ओशो और उनके फॉलोअर्स अमेरिका एक सपना लेकर जाते हैं, एक नया शहर बसाने का, जिसका नाम वो रखता है रजनीशपुरम। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी बंजर ज़मीन थी जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी। और इसलिए इस बंजर ज़मीन को एक डेवलप सिटी में कन्वर्ट करने के लिए लोग वहाँ पर दिन के 12-12 घंटे काम करते हैं। करीब 1.5 साल बाद वही बंजर ज़मीन पर खेती शुरू हो जाती है। लेक्स, रिवर्स, रोड्स और घर भी नज़र आते हैं। वहाँ पर स्कूल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाते हैं और एंड में फ़ॉरेन से आने वाले फॉलोअर्स के लिए एयरपोर्ट तक बनाया जाता है। और 1.5 साल बाद वही बंजर ज़मीन एक डेवलप सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लगभग नामुमकिन टास्क था, लेकिन ओशो और उनके फॉलोअर्स ये मुमकिन करके दिखा देते हैं। 2-3 साल तक सभी लोग काफ़ी शांति और खुशी से रजनीशपुरम में रहते हैं, लेकिन कुछ सालों में ही रजनीशपुरम के निवासी और अमेरिकन लोकल्स के बीच में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। अमेरिकन लोकल्स गवर्नमेंट से कंप्लेन करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और इनके पास हथियार हैं, और इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीशपुरम पर नज़र रखना शुरू कर देती है। ओशो कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से इन सब में दखल नहीं देते हैं और सारी जिम्मेदारी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी माँ आनंद शीला को सौंप देते हैं। आनंद शीला एक प्लान बनाती है कि वो वहाँ के लोकल इलेक्शन में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगी, ताकि इलेक्शन जीतने के बाद ओशो और उनके फॉलोअर्स शांति से रजनीशपुरम में रह सके। और वो इलेक्शन जीतने के लिए कई सारी गलत स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स का यूज़ करती है। वो बाहर से कई सारे होमलेस लोगों को रजनीशपुरम में ले आती है ताकि उनके साइड के वोटर बढ़ सके। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि जो होमलेस लोग लाए गए थे वो मेंटली अनस्टेबल थे और उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और इसलिए उनका ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन आनंद शीला के पास प्लान बी रेडी ही था कि अगर हमारे साइड के वोटर बढ़ाए नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम उनके साइड के वोटर कम करेंगे। और इसलिए माँ आनंद शीला अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक करती है। आनंद शीला कुछ लोगों के साथ मिलकर पास ही के शहर के 10 रेस्टोरेंट के सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिला देती है, जिसकी वजह से 700 से भी ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग के कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। आनंद शीला ने दुश्मनों से निपटने के लिए रजनीशपुरम की खुद की पुलिस फोर्स भी बना दी थी, जिसका उन्होंने नाम रखा पीस फोर्स। I didn't have a gun here until they bombed our hotel. I didn't even have a single weapon here. But I don't believe in turning the other cheek. आनंद शीला ने रजनीशपुरम का पूरा कंट्रोल अपने पास ले लिया था। उन्होंने पूरे कम्यून का माहौल ही चेंज कर दिया था। अब वहाँ पर लोगों को पहले जैसा फ्रीडम फील नहीं हो रहा था, और जो भी आनंद शीला की बात नहीं सुनता था वो उन्हें कम्यून से बाहर निकाल देती थी। फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद बायो टेरर अटैक करने के जुर्म में माँ आनंद शीला को अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब ये बातें ओशो को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही आनंद शीला को अपने कम्यून से निकाल देते हैं। आनंद शीला 19 महीने तक जेल में रहती है एंड देन स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन आनंद शीला ने जो बायो टेरर अटैक किया था उसकी वजह से ओशो की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बायो टेरर अटैक के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट का सीधा टारगेट था ओशो और रजनीशपुरम। अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीशपुरम पर कंट्रोल करना शुरू कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाती है। कुछ महीने बाद गवर्नमेंट ओशो को बिना किसी कारण के अरेस्ट कर लेती है और 17 दिन तक हर रोज़ अमेरिका के अलग अलग जेल्स में रखती है। बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट ओशो को मारने की प्लानिंग कर रही थी, बट वो ओशो को डायरेक्टली नहीं मार सकते थे और इसलिए वो ओशो को स्लो पॉइजन थेलियम दे देते हैं। जिसका असर तुरंत ही नहीं दिखता, 3 से 6 महीने बाद इसके साइड इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। 17 दिन बाद ओशो को जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है और अमेरिका से निकाल दिया जाता है। ओशो 21 से भी ज़्यादा देशों में जाता है, बट उन्हें हर जगह से निकाल दिया जाता है और उनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया जाता है। और फाइनली 1986 में ओशो थक हार कर इंडिया वापस लौट जाता है। वो पहले मुंबई में अपने शिष्य के घर पर रुकते हैं एंड देन अपने पुराने पुणे आश्रम में लौट जाते हैं। पुणे आश्रम में मानो एक नई ऊर्जा आ जाती है। वहाँ पे फिर से डायनेमिक मेडिटेशन और कई सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। ओशो की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो रोज़ प्रवचन ज़रूर देते थे।
बट कुछ महीने बाद ओशो की हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ जाती है और उनके प्रवचन की लेंथ भी छोटी हो जाती है। और कुछ महीने बीत जाता है और जो स्लो पॉइजन थेलियम जो उन्हें अमेरिका में दिया गया था उसका असर और ज़्यादा गहरा हो जाता है। ओशो अब ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं और उनकी बॉडी पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाती है और वो प्रवचन देना भी बंद कर देते हैं। वो बस बुद्ध हॉल में आते हैं, अपने फॉलोअर्स के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं एंड देन कुछ टाइम बाद चले जाते हैं। 19 जनवरी 1990 ओशो की हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसी दिन शाम 5 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। ओशो की डेथ होने पर आश्रम के सभी लोग दुखी तो थे लेकिन कोई रो नहीं रहा था। उल्टा ओशो की डेथ होने पर नाच गाना और ढोल बजाए जाते हैं मानो कोई फंक्शन चल रहा हो। सबसे पहले ओशो की डेड बॉडी को अंतिम दर्शन के लिए बुद्ध हॉल में लाया जाता है और उसी रात आश्रम की घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ओशो की मृत्यु होने पर ये जो नाच गाने और ढोल बजाए गए थे वो ऐसे ही नहीं बजाए गए थे। ओशो ने अपने फॉलोअर्स को ये सारी चीज़ें पहले से ही सिखाई थी। ओशो का मानना था कि किसी की मृत्यु होने पर रोना पीटना नहीं चाहिए बल्कि नाच गाने और उत्सव मनाकर उनको विदा करना चाहिए, क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाने पर आत्मा शरीर के पिंजरे से मुक्त हो जाती है और आत्मा को फ्रीडम मिल जाता है। तो ये तो खुशी की बात है, ना कि गम मनाने की। और ये थी पूरी लाइफ स्टोरी ऑफ ओशो, द मैन हु क्वेश्चन एवरीथिंग। अब आते हैं ओशो से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पर। वॉज ओशो अ सेक्स गुरु? और दूसरा क्वेश्चन, अगर वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे तो उनका रोल्स रॉयल कार और लग्जरी से क्या लेना देना था? ओशो को सेक्स गुरु भी कहा जाता था। उनके आश्रम में ओपन सेक्स अलाउड था और वो अपने प्रवचन में सेक्स और लव की बातें भी करते थे। ओशो के ऊपर सेक्स गुरु का टैप तब लगता है जब उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जो कि उनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक रही है। ओशो के अकॉर्डिंग वो कभी भी ओपन सेक्स को प्रमोट नहीं करते थे, बल्कि उनका ये मानना था कि सेक्स एक नेचुरल प्रोसेस है और हमारे समाज में इसे गलत समझा जाता है और पाप का दर्जा दिया जाता है। जैसे एंगर और लव एक नेचुरल इमोशंस है, वैसे ही सेक्स भी एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे हम जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ही और ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेगा। आज दुनिया में जितनी भी सेक्सुअल क्राइम्स एंड रेप्स हो रहे हैं वो इसी रिप्रेशन के कारण हो रहे हैं। ओशो कहते हैं कि सेक्स को ना ही दबाना चाहिए और ना ही उसमें अंधे ऊपर डूबना चाहिए। जब हम पूरी कॉन्शियसनेस, लव और सम्मान के साथ संभोग में उतरते हैं तो ये एक प्रार्थना है, एक ध्यान बन सकता है। ये हमें कुछ टाइम के लिए अहंकार से मुक्त कर देता है और हमारे माइंड को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। ओशो की 400 से भी ज़्यादा किताब है और उसमें से एक सेक्स के ऊपर है, जो कि बेस्ट सेलर एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल बुक बनी। मीडिया ने, लोगों ने, धार्मिक गुरुओं ने इस किताब का जमकर विरोध किया। ओशो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस किताब को पढ़ा ही नहीं है और उन्होंने सेक्स इस वर्ड को पकड़ लिया और सुपर कॉन्शियसनेस इस वर्ड को इग्नोर कर दिया। वो बताते हैं कि कैसे कुछ मॉन्क्स उनके आश्रम में आते थे और उनकी 400 किताबों को छोड़कर बस वो एक ही किताब के बारे में पूछते थे, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, और इस किताब को छुपा कर ले जाते थे पढ़ने के लिए। ओशो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस किताब को डीपली पढ़ा है और समझा है वो इस किताब को कभी गलत कह ही नहीं सकता। ओशो जब रजनीशपुरम में थे तो उनके फॉलोअर्स ने उनको एक के बाद एक रोल्स रॉयल्स कार गिफ्ट की थी और ओशो के पास एक टाइम पर 93 रोल्स रॉयल्स कार हो गई थी। ओशो इतनी महंगी लग्जरी कार में सफ़र करते थे और हाथ में रोलेक्स की एक्सपेंसिव वॉचेस पहनते थे। मीडिया ने और कई सारे धार्मिक गुरुओं ने इसका जमकर विरोध किया और उन्हें पाखंडी भी कहा, लेकिन ओशो इस पे कहता है कि मुझे इन सारी लग्जरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं अपने फॉलोअर्स को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओशो इस पे दूसरा आर्गुमेंट देते हैं कि वो हमारी इंडियन सोसाइटी का एक मिथ तोड़ना चाहते थे। इंडिया में ये माना जाता है कि जो आध्यात्मिक गुरु और संत हैं वो गरीब और दरिद्र ही होने चाहिए। संतों की पारंपरिक इमेज है कि वो लंगोटी लगाकर भीख मांगे, और ओशो इसी चीज़ को बदलना चाहते थे और उनका कहना था कि गरीबी कोई स्पिरिचुअल गुरु की पहचान नहीं है और आध्यात्म और गरीबी का कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति महल में रहकर भी आध्यात्मिक बन सकता है और जो झोपड़ी में रहता है वो नेगेटिविटी एंड डिज़ायर से भरा हो सकता है। ओशो कहते हैं कि मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ओशो की फ़िलॉसफी गलत है या फिर सही, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और ये टोटली आपका ओपिनियन है। लेकिन पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में ओशो जैसा इंसान पैदा नहीं हो पाया है। उन्होंने सारे टॉपिक्स को टच किया और उसे चैलेंज भी किया और उनके आर्गुमेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे कि एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता था।
आप ओशो की फ़िलॉसफ़ी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।